आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन वेव थ्योरी और रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन वेव थ्योरी। तो दो चीज बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और हमें वेव थ्योरी के अंदर हाइगन्स प्रिंसिपल बेटा हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने एक तो टर्म पढ़ी थी वेव फ्रंट क्या होते हैं, और दूसरा बेटा हमने पढ़ा था हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है। और उसके लिए मैं बेसिक छोटा सा आइडिया आपको बताऊंगा, और उसके बाद बेटा हम ये पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन है वो भी वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड हो सकता है, और रिफ्रैक्शन है वो भी वेव थ्योरी के ऊपर बेस हो सकता है। तो सबसे पहले जब हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा था बेटा, तो उसमें एक टर्म पढ़ी थी हमने सबसे पहले कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, कि जैसे बेटा आपके पास ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा ये पॉइंट सोर्स, ये बेटा आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, और ये पॉइंट सोर्स बेटा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसके प्रत्येक वेव पॉइंट के ऊपर यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी प्रत्येक जगह आपके पास लाइट पहुंचेगी, लाइट पार्टिकल। तो ये पार्टिकल खुद भी ऐसा चाहेगा कि मैं भी एक सोर्स बनूं, तो ये अपनी लाइट को आगे बढ़ाएगा। तो पहली बात तो यही थी कि इसने बताया था कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, एक गिवन वेव फ्रंट के ऊपर प्रत्येक पॉइंट बिहेव करता है एज ए न्यू सोर्स की तरह, एंड फॉरवर्ड ऑल डायरेक्शन, और वो आगे बढ़ता है प्रत्येक डायरेक्शन के अंदर विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में वो रखा जाता है उसी की स्पीड के साथ वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। दूसरी आपने बताई थी कि जो ये लाइट आगे बढ़ेगी, इनको बेटा हमने बोला था वहां पे, और वहां पे हमने बोला था इनको सेकेंडरी वेवलेट्स। वहां अगर बात करें तो वहां बेटा हमने इनको क्या नाम दिया था, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स बेटा मैंने आपको बताई थी कि जैसे आपके पास 300, तीनों बेटा आपके पास सफेरिकल बनाएंगे वेव फ्रंट, इससे आप टच करवाओगे ऐसे, फिर इस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल पहुंचे हैं, फिर ये आगे बढ़ेंगे, और जब हम इनको दोबारा से टच करवाएंगे तो एक नया वेव फ्रंट बनेगा, और जिसको हमने नाम दिया था सेकेंडरी वेव। क्या नाम दिया था, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और सेकेंडरी वेव फ्रंट बेटा किसके द्वारा बनाया गया था, सेकेंडरी वेवलेट्स के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, सेकेंडरी वेवलेट्स के द्वारा। तो ये हाइगन्स प्रिंसिपल बेटा हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं, और इसके अंदर दो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन है वो वेव ऑप्टिक्स प्रूफ करती है। और वैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स के अंदर, कि हाइगन्स ने कहा कि ये रे है, ये एक वेव है, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन को वेव थ्योरी के ऊपर हमने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले आवाज ना करे बेटा, और माइक ऑफ कर ले सभी बच्चे। रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। पहला कंसेप्ट आता है कि रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो पहले हम बेटा जनरली दो बातें देखते हैं। जब हमने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो जो जो चीज हमने पढ़ी थी, हमने एक मिरर लिया था, प्लेन मिरर, यहाँ रे ऑफ लाइट हमने डाल ली थी, ये जितने एंगल से डाली बेटा उतने एंगल से वापस चली गई। ये कंडीशन पड़ी थी नॉर्मल, ये एंगल बेटा आई, और ये एंगल क्या था, आर। तो अगर रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, तो रिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए एक तो कंडीशन क्या प्रूफ करनी पड़ेगी कि एंगल आई है वो किसके बराबर होगा बेटा, आर के। दूसरा आपको पढ़ना था कि ये इंसिडेंट रे थी, ये आपके पास नॉर्मल था, और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे थी। ये इंसिडेंट थी, ये नॉर्मल था, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे थी। ऑल लाई इन सेम प्लेन, किस में लाई करती हैं, सेम प्लेन। तो आपको जैसे ही रिफ्लेक्शन
वेव थ्योरी के ऊपर बेस आपको प्रूफ करना था, तो आपको क्या क्या करना था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में प्रूफ करनी है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये दोनों लॉ आप यहाँ प्रूफ कर देते हैं वेव थ्योरी से, तो रिफ्लेक्शन किसके ऊपर बेस हो जाएगा बेटा, वेव थ्योरी। ठीक है, तो हम इन लॉ को प्रूफ करेंगे किस तरीके से रिफ्लेक्शन ओबे करता है वेव थ्योरी। तो सबसे पहले कंडीशन देखें क्या क्या हम लेके चलते हैं। तो मैथमेटिकल पार्ट भी सोल्व कराऊंगा, पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखवा रहा हूँ और प्रत्येक बच्चा उसको अच्छे से लिखे। देखो बेटा, लेट अस कंसीडर ए प्लेन वेव फ्रंट AB, incident on a plane mirror with angle of incidence I. According to Huygens principle, every point on AB act as a source of secondary wavelets, act as a source of secondary wavelets। देखें बेटा, तो क्या क्या सिचुएशन आपके पास है। सबसे पहले बेटा हमें एक प्लेन वेव फ्रंट लेना है। तो आपको कल मैंने बताया था बेटा प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है, बताएं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था प्लेन वेव फ्रंट बेटा तब बनता है जब आपके पास सोर्स या फिर क्या हो, दूर दूर हो। ठीक है, सोर्स आर फार अवे टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर हो, तो आपके पास क्या कहोगे आप कि ये प्लेन वेव फ्रंट आपके पास बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक प्लेन वेव फ्रंट लेना है जो किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से, जो किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल था कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट AB, जो आप वेव फ्रंट लोगे उसके ऊपर प्रत्येक पार्टिकल वो बिहेव करेगा एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अब देखें मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ और इसको बड़े ध्यान से देखें। यहाँ तक सभी बच्चों ने लिख लिया बेटा, एक मिनट लिखो बेटा यहाँ लिया उसने। सर हो थैंक यू बेटा, देखें आगे। सर 1 मिनट रुक जाओ। उतार लें बेटा, आराम से उतार लें। सर हो गया। देखो बेटा, अब बड़े ध्यान से इसको देखना। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक मिरर लेते हैं। सबसे पहले एक मिरर लेते हैं। मिरर है तो बेटा वन साइड पेंटेड होगा, और मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में बताया था जो ये पेंटेड किया जाता है ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, सिल्वर
नाइट्रेट का सॉल्यूशन। सबसे पहला काम, एक AB, एक प्लेन वेव फ्रंट, एक प्लेन वेव फ्रंट आप कोई भी ले लें, सपोज दैट ये प्लेन वेव फ्रंट ले लिया, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट, इसकी विड्थ थोड़ी और चौड़ी हो जाएगी, ये प्लेन के जैसा लगेगा। अब आपके पास ये अपने एक प्लेन वेव फ्रंट लिया AB, और ये पॉइंट दे दिया A और ये पॉइंट दे दिया B, ठीक है। अब पहला काम क्या है, कोई भी बेटा सोर्स से लाइट रेडिएशन आई, ऐसे टकराए, ये लाइट रेडिएशन आई अपने पास, और ये प्लेन वेव फ्रंट जो AB था, ये जो इंसिडेंट हुआ इस मिरर के ऊपर, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लेंगे, I। यहाँ एक हमें पता है कि नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या होगा आपके पास, I, ठीक है, ये एंगल क्या होगा आपके पास, I। और ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन किसका, वेव फ्रंट का, और ये रे का। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, अगर ये रे यहाँ पे आके टकराई है, तो ये रे यहाँ पे आके टकराई है, तो सबसे पहला काम होगा कि रिफ्लेक्ट करेगी, ये रे है, रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे, और भी आगे बढ़ा, ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप काउंट कर ले 1 डैश, ठीक है, 1 डैश काउंट कर ले। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तो बेटा अपने पास एक दूसरी रे लेते हैं, ये दूसरी रे, ये भी बेटा रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, ये रिफ्लेक्ट कर गई। तीसरी की अगर बात करता हूं, एक और ले लेते हैं, ये भी आई, ये इंसिडेंट कर गई, और ये बेटा रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे रिफ्लेक्ट। अब आप मेरे को एक बात बताएं, ये थर्ड है, तो ये 1 का रिफ्लेक्शन 1 डैश, 2 का बेटा 2 डैश, और 3 का थोड़ी देर के लिए कितना मान लिया, 3 डैश, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लेन वेव फ्रंट, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट यहां से चली, यहां से चली 1 2 और 3, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां आके सारी लाइट इकट्ठी होगी इस वेव फ्रंट पे, AB वेव फ्रंट, तो ये तो हो गया आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या हो गया, प्राइमरी, क्योंकि देखो 1 2 और 3, पहला सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स दूर दूर है, और इनसे एक वेव फ्रंट बना जिसका नाम दिया हमने AB बेटा, क्या नाम दिया, AB, और ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था, एक ऐसे लाइट हो, ऐसे लाइट हो, ऐसे, तो आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, तो ये भी वेव फ्रंट होगा, ये भी आपके पास वेव फ्रंट होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा, तो ऐसे ही आपके पास 3 लाइट आई, तीनों अलग अलग आई हैं, दूर दूर से आई हैं, तो ये तीनों लाइट यहाँ के मान लो किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ अगर मैं मान के चलता हूं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मिली, इस पॉइंट पे मिली, इस, तो ये कंडीशन आपके पास, ये कंडीशन आपके पास आई है, और इसके ऊपर सारी लाइटें इकट्ठी होगी, ये आ गया आपके पास प्राइमरी वेव। अब आपने एक बात पढ़ी थी हाइगन्स प्रिंसिपल से, जैसे पॉइंट सोर्स, इसके चारों तरफ लाइट है, और यहां लाइट रेडिएशन जब पहुंचेंगे, तो ये लाइट खुद चाहेगी कि मैं भी एक सोर्स बनूं, ये लाइट चाहेगी मैं भी खुद क्या बनूं, एक सोर्स बनूं। तो इसका मतलब अब यहां से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से, इसको थोड़ी देर के लिए B नाम दे दो, इसको D नाम दे दो, B से, D से, E से जो भी लाइट बाहर निकलेगी, क्या वो सेकेंडरी वेव होगी कि नहीं होगी, बोलो बेटा, क्या होगी वो, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्यों, क्योंकि आपने कहा था कि प्रत्येक गिवन वेव फ्रंट के ऊपर, तो गिवन वेव फ्रंट कौन सा था, AB, AB के ऊपर जो भी पार्टिकल होगा वो बिहेव करेगा लाइक एज ए सेकेंडरी
वेवलेट्स के सोर्स के रूप में, किसके, सेकेंडरी वेवलेट्स न्यू डिस्टरबेंस। तो अब यहां से जो वेव निकलेंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स, क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स, ये भी बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये भी क्या होगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, जो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को, जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स बाहर आएंगे, इनको एक सरफेस जो टच करेगा, एक सरफेस जो इनको क्या करेगा, टच करेगा, उसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो ये तो गिवन था। अब सेकेंडरी वेवलेट्स जो आगे आई हैं, एक सरफेस और लेना पड़ेगा, एक टेंजेंट लेना पड़ेगा। तो एक टेंजेंट हमने यहां से यहां डाला, ये टेंजेंट डाल दिया, और इसका नाम दे दिया बेटा ए डैश और बी डैश। देखो बी पॉइंट से आगे सेकेंडरी वेवलेट्स आई, यहां इकट्ठी होगी। ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से आई, यहां इकट्ठी होगी। ये सेकेंडरी वेवलेट्स डी से चली, टकराने के बाद यहां पहुंची, यहां इकट्ठी होगी, बोलो होगी। और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी डैश। क्या नाम दे दिया, डी डैश। ठीक है, तो ये तो आपके पास माना कि अपने पास, या तो हम इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट का नाम दे देते हैं, इंसिडेंट। तो इस वेव फ्रंट का नाम गिवन, या इसका नाम दे दिया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमें रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव। जितनी भी रे रिफ्लेक्ट हुई हैं इस मिरर से टकराने के बाद, वो सारी इकट्ठी होगी किस पे जाके, ए डैश और बी डैश के। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, ये हमने माना आर, कितना माना आर। और इंसिडेंट वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाया था वो ये था, और इसको क्या माना हमने, ज्यादा करो तो आप ये नॉर्मल भी दर्शा सकते हो, और इस एंगल को क्या लिख सकते हो, आर। ठीक है, इस एंगल को क्या लिख सकते हो यहां से, आर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता, मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा। अगर कोई डाउट है तो इस डायग्राम में बताएं प्रत्येक बच्चे। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक मिरर लेना है, मिरर के बाद हमें एक गिवन वेव फ्रंट लेना है, और वो वेव फ्रंट है प्लेन, जिसका नाम है बेटा ए बी। और प्लेन वेव फ्रंट बनेगा जब आपके सोर्स ऑफ लाइट हैं वो दूर दूर होंगे, सोर्स ऑफ लाइट आपके क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, तो अगर आपके सोर्स ऑफ लाइट दूर दूर हैं और इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट करेंगे, तो वो सारे के सारे जो प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगे यहाँ। तो ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है। अब यहाँ जो लाइट आई 3, 2, 1, इस वेव फ्रंट पे आके इकट्ठी होगी, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंसिडेंट वेव। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ने प्लेन मिरर के साथ एंगल बनाया वो आई है। इंसिडेंट वेव फ्रंट ने प्लेन मिरर के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया है, आई बनाया है। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखना कि हाइगन्स ने एक बात कही थी कि इंसिडेंट वेव फ्रंट के ऊपर, जैसे ये 3 नंबर रे थी बेटा, ये 2 थी, ये 1 थी, तो ये जो रे यहाँ पहुंची ये खुद भी चाहेगी कि मैं भी एक सोर्स बनूं, मैं भी क्या बनूं, एक सोर्स, और ये अपनी रे को आगे भेजेगी, ये भी अपनी रे को आगे भेजेगी, ये भी अपनी रे को। तो इसका मतलब इस प्लेन वेव फ्रंट से, इंसिडेंट वेव फ्रंट से अब जो बाहर निकलेंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। बोलो क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये बताया था ये सेकेंडरी वेवलेट्स मूव करेंगी ऑल डायरेक्शन में, और विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, या एयर है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर करेंगे, सी के बराबर। तो यहां से निकली सेकेंडरी वेवलेट्स। तो देखो बी से आगे जो ग्रीन कलर है सेकेंडरी वेवलेट्स, डी से आगे जो रेड कलर है सेकेंडरी वेवलेट्स, और ए से आगे जो ग्रीन है एक सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स भी कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी, जिससे एक सेकेंड एक सरफेस इनको टच करेगा, और जो एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएगा, क्या बनाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हमने एक सेकेंडरी वेव फ्रंट लिया ए डैश और बी डैश। ठीक है, जहां पे सारी रिफ्लेक्टेड रे इकट्ठी हुई है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट नाम दिया। क्या नाम दिया, रिफ्लेक्टेड। और ये सारी सेकेंडरी वेवलेट्स आई हैं। इसने मिरर के साथ जो एंगल बनाया है वो कितना है, आर है। कितना है बेटा, आर है। तो ये आपके पास था इसके लिए डायग्राम, रिफ्लेक्शन के लिए बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। किसके द्वारा था बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल। बोलो अब कर लोगे इसको बेटा, आज समझ में।
सर ये जो दोनों एंगल है आई आई ये इक्वल होंगे क्या? नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमें इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, क्योंकि यहाँ पे तो हम भाषा वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट की पढ़ रहे हैं। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने एंगल छोटा आई ये मानना है और ये मानना है, ये तो हमने रिफ्लेक्शन के मानने, छोटे आई रे के मानने हैं, जो रे आके इंसिडेंट की है, थोड़ी देर के लिए हमने सपोज किया है इसको, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने नॉर्मल डाल के इनको ड्रॉ किया था। आप करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लोगे बेटा यहां तक? यस सर। अब देखें मेरी बात ध्यान से, आप इसके अंदर दो चीज देखे हैं, एक ट्रायंगल ए डैश और बी, ठीक है, और एक ट्रायंगल बेटा देखें ए डैश और बी डैश, आपको नजर आएंगे। ए ये रही, ए डैश बेटा ये रही, बी ये रहा, ए ये रहा, ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा, ये आपको ट्रायंगल यहाँ पे नजर आएंगे। अब पहली कंडीशन देखो, आप हर बार कहते थे कि जो ये रे ऑफ लाइट हैं ये नॉर्मली होती हैं सरफेस के, तो इसका मतलब जैसे आपने बी पॉइंट के ऊपर देखा, डी पे देखा, ए पे देखा, इस वेव फ्रंट के नॉर्मली होंगी, तो 100% एंगल बी और एंगल बी डैश, एंगल बी और एंगल बी डैश कितने डिग्री का होगा? 90। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि हमने टेंजेंट डाला है, क्या डाला है बेटा? टेंजेंट, क्योंकि वेव फ्रंट रियल में क्या होता है? टेंजेंट होता है, और टेंजेंट का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा और बी डैश जो एंगल बनेगा, दोनों कितने डिग्री के होंगे? 90। और दूसरी भाषा में कहें कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। दोनों कंडीशन से बी और बी डैश इसकी वैल्यू कितनी आई? 90 डिग्री। आप इस ट्रायंगल में देखें ए और ए डैश साइड कॉमन है, ए और ए डैश क्या है? कॉमन, दोनों के अंदर ए और ए डैश क्या है? कॉमन। अब आप मेरे को बात बताएं कि बी से लेके ए डैश तक, बी से लेके ए डैश तक सेकेंडरी वेवलेट्स गई होंगी, क्या गई होंगी? सेकेंडरी, क्योंकि ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट की बन। अब यहां से चलेंगी सेकेंडरी वेवलेट्स, और सेकेंडरी वेवलेट्स जब ये प्रोसेस हम एयर में कर रहे हैं, तो मान लो स्पीड ऑफ लाइट से और यहां तक आने में टी टाइम लगा, तो डिस्टेंस कितनी होगी? सी इंटू टी। तो बताओ कि अगर मैं ए से लेके बी डैश की बात करूं, ए से, तो ए से भी तो सेकेंडरी वेवलेट शुरू होंगी और कहां तक जाएंगी? बी डैश तक। तो टी टाइम में, और ये भी सी की स्पीड से चलेंगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? सी इंटू टी। और आप देखें एक एंगल और दो साइड जब इक्वल हो जाएंगी तो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बोलो कैसी हो जाएगी ट्रायंगल ये? बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें एंगल बी और एंगल बी डैश कितने डिग्री का है? 90। ए डैश क्या है? कॉमन। बी से लेके और ए डैश तक सेकेंडरी वेवलेट चली, स्पीड ऑफ लाइट के एयर में क्या होती है? सी के बराबर। मान लो टी टाइम में चली तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड गुना टाइम, तो सी गुना टी लिखा। ए से भी सेकेंडरी वेवलेट्स चली हैं, बी डैश तक पहुंची हैं, तो यहाँ पे भी सी गुना क्या होगा? टी। बोलो वैल्यू आई कि नहीं आई? और जब ये ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट है तो 100% एंगल बी ए और ए डैश बराबर होगा एंगल बी ए डैश और ए, मतलब एंगल आई और एंगल आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? और एंगल आई इंसिडेंट वेव फ्रंट का एंगल, एंगल आर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का एंगल, ठीक है। और यही बेटा हमें प्रूव करना था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसके अंदर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन सेम प्लेन, सारा प्रोसेस मिरर के ऊपर ही है, तो सारे सभी सेम प्लेन के अंदर है। तो दूसरे में बात कर सकता हूं कि इसमें क्या है बेटा? दूसरे केस में तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? इंसिडेंट रे, नॉर्मल
एंड आपके पास रिफ्लेक्टेड है। रे all lie in same plane, all lie in same plane। ठीक है, ये सभी लाई करती हैं और ये सभी किस में लाई करती हैं? सेम। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोले बेटा कर लोगे यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो सभी बच्चे एक बार यहाँ तक उतार लें, फिर हम रिफ्रैक्शन और पढ़ते हैं इसी के ऊपर। अब कर दो बेटा। नो सर, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा लिख लें आप। सर कर दो। दूसरा प्रोसेस लिखें। रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन वेव। दूसरे कंडीशन में बात आती है और दूसरे सिचुएशन में आपके पास आती है रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन ए वेव। बेटा रिफ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो रियल में क्या था? बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे का मुड़ना ही क्या कहलाता था? रिफ्रैक्शन कहलाता। तो साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर होता है, जिसको बेटा हम क्या पढ़ते थे? स्नेल्स लॉ। बोलो क्या पढ़ते थे जिसको? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की अगर बात करते हैं तो ये प्रूफ करते थे साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, और ये रिफ्रैक्शन का लॉ होता है। अगर हम वेव थ्योरी से इसको प्रूफ कर दें तो रिफ्रैक्शन बेस्ड होगा किसके ऊपर? है वेव थ्योरी। किस पे बेस्ड होगा बेटा? वेव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या सिचुएशन आपके पास आती है? तो सबसे पहले मैं कहूं आपके सामने देखो बेटा, ध्यान से इसको समझना, इंपॉर्टेंट है, थोड़े से डिफिकल्ट है ये, लेकिन दो बार आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए। कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। ये आपके पास एक ऐसा सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। एक बेटा आपके पास रेयर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मान लो c1 मान लो, और एक बेटा आपके पास डेंसर जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी मान लो? c2। सबसे पहला काम ही आपका क्या है कि आपके पास एक गिवन वेव फ्रंट लेना है। गिवन वेव फ्रंट, ये हमने गिवन वेव फ्रंट ले लिया एपी, जो अपने पास गिवन है। ठीक है, ये गिवन वेव फ्रंट, लेकिन ये प्लेन वेव फ्रंट है तो 100% रे ऑफ लाइट दूर दूर आई होंगे। ऐसे एक रे ऑफ लाइट आई। अब आप कहोगे जी ऐसे एक रे ऑफ लाइट आई और ये केस है बेटा रेयर टू डेंसर का। इसका केस है रेयर टू डेंसर। ठीक है, अब रेयर टू डेंसर ये पहली रे ऑफ लाइट आई है और रेयर टू डेंसर आएगी तो 100% बेटा वो मुड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ मुड़ेगी? नॉर्मल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करने के लिए नॉर्मल डाला और टुवर्ड्स द, ऐसे आप बेंड करके, बोलो ऐसे बेंड करके, ऐसे ही बेटा फिर आपने दूसरी रे ऑफ लाइट डाली और दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे डाले, दूसरी रे ऑफ लाइट डाली, फिर आप रेयर से डेंसर आए तो फिर भी आप ऐसे ही मुड़ेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे मुड़ेंगे। तीसरे एक और डाल लो, ऐसे डाल लो, फिर आप रेयर टू डेंसर का केस ही ले रहे हो, फिर आप ऐसे, हर बार आप ऐसे मुड़े।
ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। और इसको भी मैं लिख देता हूँ इस फॉर्म में, हर बार आप ऐसे मुड़े हैं इंसिडेंट और आप ऐसे मुड़े, और ये आपका प्लेन वेव फ्रंट जिसका नाम है ए बी, ठीक है बेटा। अब आप देखना ये पहली लाइट, ये दूसरी लाइट, ये तीसरी लाइट। बेटा ये सारी लाइट सोर्स जो दूर दूर से आ रही हैं वो बेटा यहाँ इकट्ठी हुई होंगी, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ। तो हमने यहाँ एक आर्क लगा के टेंजेंट डाला, आर्क लगा के क्या डाला बेटा, टेंजेंट। और टेंजेंट जब हमने यहाँ डाला तो एक वेव फ्रंट था ये ए बी, जो गिवन वेव फ्रंट था। क्या था बेटा, ये गिवन। क्यों? क्योंकि जब ये लाइट यहाँ पहुंचेगी तो कैसा बनाएगी, वेव फ्रंट ऐसा। दूसरी बेटा, दूसरी लाइट ऐसा बनाएगी, तीसरी लाइट बेटा ऐसा बनाएगी, और तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट वेव फ्रंट। तो हमने ए से लेके बी एक कंप्लीट वेव फ्रंट ले, ठीक है, जिसने इस सरफेस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया है, आई। कितना बनाया है, आई, ठीक है बेटा। अब वही बात, ये था गिवन वेव फ्रंट। अब इससे आगे जो लाइट चलेगी, गिवन ये था, तब इससे आगे जो लाइट चलेगी तो यहाँ पे जो लाइट पहुंची वो खुद चाहेगी मैं आगे बढ़ू, हाइगन्स प्रिंसिपल। दूसरी लाइट भी चाहेगी मैं आगे बढ़ू, और तीसरी लाइट भी चाहेगी मैं आगे बढ़ू। तो यहाँ से लाइट आगे बढ़े, ये चली गई, यहाँ से लाइट आगे बढ़ी, ये चली गई, यहाँ से लाइट आगे बढ़ी, ये चली गई। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी। बी, इस पॉइंट को डी, इसको नाम। तो बी से जो निकली वो सेकेंडरी वेवलेट्स, डी से आगे जो बढ़ी वो भी सेकेंडरी वेवलेट्स, और ए से आगे बढ़ी वो भी क्या, सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स को बेटा एक सरफेस जो इनको टच करेगा, देखो मैं इधर साइड में बना रहा हूं, एक सरफेस जो इनको टच करेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हमने एक टेंजेंट और डाल लिया तो इन सरफेस को टच करेगा, तो यहां से एक टेंजेंट डाल लें, ऐसे डाल। मान लो ये लाइट यहाँ पहुंची होगी, यहाँ पहुंची होगी, और यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स, और एक सरफेस और डाल, टेंजेंट डाला, और इसने सरफेस के साथ एंगल बनाया आर। कितना बनाया, आर। तो ये तो प्राइमरी वेव फ्रंट या गिवन, और ये बेटा सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इसको नाम दे दिया ए डैश, और इसको नाम दे दिया कितना, कितना नाम दे दिया। ये तो था आपके पास पहले सिंपल डायग्राम जो आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। ये सबसे पहले एक सरफेस लिया। अब बेटा हमें रिफ्रैक्शन करवाना था, तो रिफ्रैक्शन तो बेटा तब होगा जब आप दो अलग अलग मीडियम लेंगे, ठीक है, और एक सरफेस जो इन मीडियम को सेपरेट करेगा। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन हमने एक तो रेयर लिया है और एक क्या लिया हमने, डेंसर लिया है, ठीक है। दो वैल्यू हमने ली है, एक रेयर और एक हमने क्या लिया है, डेंसर, ठीक है। तो इसमें अगर लाइट रे अपने पास आती है, लाइट रे अपने पास आती है, तो सबसे पहले गिवन वेव फ्रंट ए बी जो 1 2 3 सोर्स से बनी है, हमने गिवन वेव फ्रंट सरफेस के साथ एंगल आई। लेकिन इसके बाद इस वेव फ्रंट से जो भी लाइट इसके ऊपर है वो सारी एक न्यू सोर्स की तरह बिहेव करेगी, और एक सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। यहाँ से क्या निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हाइगन्स ने बताया है। अब सेकेंडरी वेवलेट्स निकली, मान लो बी से लेके ए डैश, अब डी से आगे इधर निकली, ए से आगे इधर निकली, और इन सेकेंडरी वेवलेट्स को भी एक सरफेस टच करेगा तो वो बनाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या बनाएगा, सेकेंडरी। तो ए डैश बी डैश क्या बन गया, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट। बोलो क्या बना, सेकेंडरी वेव फ्रंट। कर लोगे बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या कहूं यहाँ पे, लेट ए बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट। ए बी बेटा अपने पास क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। आर द कोरेस्पोंडिंग इंसिडेंट रेज, नॉर्मल टू ए बी, नॉर्मल टू। देखो ए बी वेवफ्रंट किसके कारण बना है, कोरस्पोंडिंग इंसिडेंट रेज जो 1 2 3 है, जो ए बी के क्या है, नॉर्मल। तो मैंने आपको बताया था कि ये रे इस वेवफ्रंट के इस सरफेस के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, जो पिछले वाले में हमने एंगल भी लिया था, ठीक है।
बेटा इससे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेवफ्रंट acts as a fresh source of new disturbance। तो जो सही है, प्रत्येक पॉइंट ए बी के ऊपर ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि खुद ही एक सोर्स हो, खुद ही क्या हो, एक सोर्स हो, और वेव्स को आगे बढ़ाएगा, वेव्स को क्या करेगा, आगे। इसके बाद देखें बेटा, हमने एक बात पढ़ी थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल में क्या था? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहां से निकालूं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम कितनी है, c1, और दूसरे मीडियम में कितनी है, c2। तो c1 बटा c2 का रेशियो क्या होगा बेटा, म्यू के बराबर। ठीक है, अब आप एक कंडीशन देखना और बड़े ध्यान से आपके सामने मैं निकाल रहा हूं और इस टर्म को आपको देखना है। देखो बेटा, मैं ट्रायंगल वही लेता हूं, ए डैश और बी, ए डैश। आप ए डैश बी से एक बार साइन ऑफ आई निकालें, क्योंकि स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, साइन आई। और अगर बेटा मैं यहाँ से साइन आई निकालता हूं तो साइन आई होगा बेटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। बोलो क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये एंगल आपके पास आई है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर जब इस पे डाला होगा तो ए बी बेस होगा। ठीक है, तो ए से लेके ए डैश तो हाइपोटेन्यूज, ए डैश बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए बी आपके पास क्या होगा, बेस। तो निकालेंगे परपेंडिकुलर ए डैश बी, और हाइपोटेन्यूज बेटा क्या आ जाएगा, ए डैश। फिर समझ ले ध्यान से कि एंगल आई के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डलेगा बेस पे, तो बेस क्या हो गया, ए बी इसके ऊपर। तो इसका मतलब ए बी तो बेस है, ए डैश बी परपेंडिकुलर है, तो ए डैश ही क्या बचा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई की जो वैल्यू निकल के आई, ए डैश बी डिवाइडेड बाई ए डैश। अब ट्रायंगल बोलो बेटा, ए डैश बी डैश, इससे साइन आर निकाल लो, इस वैल्यू से आए और आप साइन आर की वैल्यू निकालो, तो वही चीज थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो वही आ जाएगा ए बी डैश बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ है तो बेस तो ये हो गया ए डैश बी डैश, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या बचेगा, ए डैश। स्नेल्स लॉ लगाएं, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, स्नेल्स लॉ जब आप यहां से लगाएंगे तो साइन आई बटा साइन ऑफ आर करेंगे तो ए डैश बी बटा ए डैश, ऊपर बेटा चला जाएगा ए डैश, और नीचे बेटा आ जाएगा ए बी डैश, कैंसिल, और ये वैल्यू आ जाएगी ए डैश बी और ए बी डैश। अब मेरे बात सभी बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से, ए डैश बी को देखो कहाँ है, ए डैश बी कहाँ है। तो ए डैश बी बेटा आपके पास अगर बात करोगे, ए और डैश और आपके पास बी, ये डिस्टेंस, चाहे इसको बी ए डैश लिख लो चाहे ए बी डैश लिख लो, ए डैश बी। तो इसका मतलब बी से लेके ए डैश सेकेंडरी वेवलेट्स आई होंगी, क्या आई होंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स। और इसको यहाँ तक आने में मान लो t1 टाइम लगा, कितना टाइम लगा यहाँ पे, सॉरी t टाइम ले लो, कितना लगा यहाँ पे, t टाइम। तो लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, c1। तो इसका मतलब a1 b डैश की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ क्या, c1 गुणा t, क्योंकि a1 b डैश एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस निकाली जाएगी स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड इस मीडियम में लाइट की कितनी है बेटा, c1, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना मान लिया हमने, t, तो c1 गुणा t। अब देखो ए बी डैश, ए बेटा ये है और बी डैश बेटा ये है, तो ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स है और सेकेंडरी वेव फ्रंट तक आई है, यहाँ पे भी सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट तक आई है। तो इसकी वैल्यू मीडियम में कितनी है, c2, और मान लो t टाइम, सेम टाइम के लिए हमने दिया, तो t टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा c2 गुना t, t से t कैंसिल,
साइन ऑफ आई बेटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर किसके बराबर आ गया, C1/C2, ये वैल्यू आ गई। और मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था बेटा C1/C2 क्या होता है, म्यू। बोलो क्या होता है, म्यू। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो गया, म्यू। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, और ये हाइगन्स प्रिंसिपल्स के द्वारा हमने प्रूफ कर दिया है। और यही था रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन वेव थ्योरी। क्या निकाला हमने, रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन वेव। तो सबसे पहले हमने म्यू देखा, म्यू देखा बेटा C1/C2 होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। एक बार ट्रायंगल ए डैश बी लिया, वहां से साइन आई, एक बार ट्रायंगल ए डैश बी डैश लिया, वहां से साइन आर निकाला, साइन आई बटा साइन आर किया, ए डैश बी बटा ए बी डैश आया, ए डैश बी की वैल्यू निकाली C1 गुना टी, और ए बी डैश की वैल्यू होती है C2 गुना टी, और सोल्व करके किसके बराबर ला दिया, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। प्रत्येक बच्चा इसको अच्छे से उतार ले, कोई डाउट हो तो इसको दोबारा मैं अपलोड भी करूंगा, फिर दोबारा से देख लें, और अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो अब इसमें पूछ लें। सर ये C1 C2 into T है ना, यहाँ से फिर से पूछना होता है एक बार। कहाँ से बेटा, ये A डैश B अपॉन A B डैश है ना, यहाँ से। अच्छा बेटा यहाँ से, हाँ तो यहाँ से यस सर। क्या है, माइक ऑफ कर लें बेटा। आप बी से लेके ए डैश यहाँ पहुंचे, मतलब इसको मैंने ए डैश बी लिख रखा है, बात वही है, चाहे इसको आप बी ए डैश लिख लो, लेकिन बी से ए डैश पहुंचे तो आपकी सेकेंडरी वेवलेट्स चली हैं, और सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड है वो C1 है, C1 इस मीडियम में, और टाइम में तो यहाँ पे पहुंची है, तो ए से बी से लेके ए डैश की डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, C1 गुणा टी। अब देखो ए से लेके बी डैश, ए से लेके बी डैश मतलब डेंसर मीडियम में आप चल रहे हो, डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड है C2, और हमने इतना ही टाइम दिया सेकेंडरी वेवलेट्स T, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो सकती है इतने टाइम में, C2 गुना T। तो ये कहने का मतलब डिस्टेंस दे रखा है बेटा स्पीड गुना टाइम, तो ऊपर वाले में स्पीड C1, टाइम हमने T लिया, दूसरे वाले में डेंसर में स्पीड C2, तो हमने टाइम क्या लिया यहाँ से T। ठीक है, तो ये बन जाएगा C1 गुना टी डिवाइडेड बाई C2 गुना टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर C1/C2, और इसको हम म्यू के बराबर लिख सकते। सर ये इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको आई बोलते हैं, तो हमने इसको आई कैसे बोल दिया, आई और बेटा आई। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, अब जो लाइट यहाँ की उसके ऊपर आके गिरेंगी, ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे रियल में पढ़ना क्या है, वेव फ्रंट। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ने वेव फ्रंट के बारे में ही तो बताया है, लाइट के बारे में थोड़ी बताया। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, जितने एंगल से लाइट रे इस वेव फ्रंट पे इंसिडेंट करेंगी वो काउंट करेंगे, और जितने एंगल से वो रिफ्रैक्ट करेंगे इस वेव फ्रंट के ऊपर उसको हम आर काउंट करेंगे, क्योंकि हाइगन्स ने स्टार्टिंग में ही तो बताया था हमें तो वेव फ्रंट लेके चलना है, ना कि हमें वेव लेके चलना। ठीक है, तो हमें ये एंगल वेव फ्रंट के ही लेने पड़ेंगे यहाँ, ठीक है, क्योंकि मेन चीज बेटा यहाँ पे वेव फ्रंट होगी। कर लेंगे बेटा यस दोनों टॉपिक बेटा। Yes. आपके सभी के पास SL अरोड़ा की बुक है, उससे आप अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ें, जो मैंने नोट्स बनवाए इनको भी पढ़ें, और आप पढ़ने के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्रत्येक बच्चे का डाउट सुना जाएगा, और अच्छे से आप पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन और सर आवाज नहीं आ रही। बेटा किसी भी बच्चे का अगर डाउट रह भी जाए तो पहले वो बुक से पढ़े और नोट से पढ़े, और बाद में भी रहता है तो कल की क्लास में वो डाउट पूछ सकता है विदाउट एजिटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन और फालतू लग जाएगा लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि वेव ऑप्टिक्स सबसे डिफिकल्ट है और इसमें ज्यादातर ज्योमेट्री यूज होती है, तो इसके अंदर थोड़ा आपको समझना ही पड़ेगा, और आप पहले बुक से अच्छे से पढ़ें और नोट से पढ़ें, उसके बाद कोई डाउट रहता है तो कल की क्लास में हम दोबारा समझा देंगे आपको, और आज की क्लास को सर ओके बेटा। सर
और सभी बच्चे होमवर्क जरूर भेजें बेटा।